एक चैप्टर है जो मैंने बीच में स्किप कर दिया है, जो है प्रोसेस मैनेजमेंट का चैप्टर, प्रोसेस मैनेजमेंट। और मैं चैप्टर नंबर 7 पे आ गया हूँ, फिर बाद में चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम कर लेंगे। क्यों किया उसका भी एक रीजन है, तो इसलिए मेरे पास जो चैप्टर है उस चैप्टर में अपडेटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस के नाम से चैप्टर है, और उसमें जिन चीजों को मैंने करना है या आपको करवाना है वो मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर डिटेल से लिखी हैं, और मैं अब उनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वो ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि आप अपनी मशीन को रेड हैट के नेटवर्क से रजिस्टर करवाना जानते हो, आपको वो प्रोसेस मालूम हो कि किस तरह रेड हैट की मशीन को अपने रेड हैट के नेटवर्क से रजिस्टर किया जाता है, और वो उसी वक्त हो सकेगा जब आपके पास सब्सक्रिप्शन हो। तो मेरे पास एक सब्सक्रिप्शन है, मैं अपनी सब्सक्रिप्शन से, मेरे पास 2 मशीनें, एक CLI मशीन है और एक GUI मशीन है, तो मैं आपको रजिस्टर कराने का CLI और GUI प्रोसेस दिखाऊंगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको अपनी मशीन को रजिस्टर करना आता हो। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे वो हम आपको दिखाएंगे, एक चीज। फिर दूसरी चीज ये है कि अगर आपको, जब जाहिर है आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आप अपनी मशीन के ऊपर पैकेजेस इंस्टॉल भी कर सकते हैं, आप अपनी मशीन के ऊपर पैकेजेस अपडेट भी कर सकते हैं, तो वो हमने आपको जो है वो दिखाना है। और फिर एक और तीसरी चीज है कि कुछ रेपोजिटरीज होती हैं, अगर आप उनको, थर्ड पार्टी रेपोजिटरीज, अगर आप उनको सिस्टम में ऐड करना चाहें तो आप उनको सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपके सवाल हो कि रेपोजिटरीज क्या होती हैं, तो मैं ये आगे चलूंगा तो मैं आपको रेपोजिटरीज के बारे में बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन अभी जो पॉइंट मैं आपको अपने ऑब्जेक्टिव में से बताना चाहूंगा वो ये है कि रेपोजिटरी कहते हैं हम सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी को। रेपोजिटरी हम किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी को, जहां से हम जब कहते हैं कि गूगल क्रोम इंस्टॉल करो, तो गूगल क्रोम कहां से लेके आना है ये सिस्टम को कौन बताएगा? ये सिस्टम को कौन बताएगा? तो रेपोजिटरी क्या है? रेपोजिटरी बेसिकली एक फाइल है जिस फाइल के अंदर लिखा हुआ है URL फॉर गूगल क्रोम, कि अगर आपको गूगल क्रोम इंस्टॉल करने का कह दे यूजर, रूट ये कह दे कि गूगल क्रोम चाहिए, तो आप उस रेपोजिटरी पे जाना गूगल क्रोम की, और वहां से जाके गूगल क्रोम को इंस्टॉल कर लेना। गूगल क्रोम एक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, वो थर्ड पार्टी है, वो रेड हैट की नहीं है, ठीक है। तो ये हमें 3 काम आपको ऑब्जेक्टिव के हवाले से कराने हैं कि मशीन को कैसे रजिस्टर करना है, उसको कैसे अपडेट करना है, उसमें कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, और रेपोजिटरीज को कैसे इनेबल और डिसेबल करना है, थर्ड पार्टी रेपोजिटरीज को। ये मैंने आपको 3 चीजें बतानी है आपके चैप्टर में जो मौजूद है। अब मैं आपको, जो जाहिर है ये चैप्टर में ये चीजें हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको, मैं ये चाहूंगा कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लिनक्स में किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो, ड्राइवर हो, कुछ भी हो, आप उसको इंस्टॉल कर सकें, आपको पता हो कि कैसे इंस्टॉल होता है, ठीक है। जैसे विंडोज होती है ना, आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं, इस तरह आप लिनक्स को भी इंस्टॉल करना जानते हैं। आप विंडोज पे हर तरह का जो भी सॉफ्टवेयर आता है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये बोले यार मुझे तो टीम व्यूअर इंस्टॉल करना ही नहीं आता, ठीक है। आपको मालूम है विंडोज में इंस्टॉल करने का तरीकाकार क्या है और किस तरह के ऑप्शन होते हैं, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई ड्राइवर आ जाए वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन हो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लिनक्स में आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताना है। और उसमें फिर बहुत सारी चीजें जो है वो कॉन्सेप्ट भी हैं और कुछ चीजें और भी जो हम उसमें एडिशनली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, उससे पहले मैंने कुछ थोड़ा सा आपको बताया कि मेरा चैप्टर क्या है और मुझे क्या चीजें आपको डिलीवर करनी है, क्या चीजें मैंने आपको डेमोस्ट्रेट करनी है। तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से, व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो चीजें हमने ड्रॉ की हैं उसको डिस्कस करने से पहले, अगर किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसा पॉइंट है जो आप समझते हैं कि यार ये भी लिखा हुआ नजर तो नहीं आ रहा कि ये भी इसमें कवर होगा, अगर आपके ध्यान में कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी कर सकते हैं।
जी। सबसे पहली चीज है, मेरा टॉपिक क्या है? मैंने जो टॉपिक यहां पे लिखा है, ये लिखा है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का मतलब है, या इसको लिनक्स में हम ये भी कह सकते हैं कि पैकेज मैनेजमेंट, पैकेज मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। अच्छा, मैंने पैकेज मैनेजमेंट का वर्ड क्यों इस्तेमाल नहीं किया? यहां पे जो लिखा हुआ था अपडेटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया वो किया है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का। सॉफ्टवेयर के बारे में सबको मालूम है सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, इसमें कोई किसी को मेरा नहीं ख्याल के कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया है और वो क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है पैकेजेस प्लस ड्राइवर्स। जो ड्राइवर मैंने वैसे यहाँ लिखे हैं इसको छोड़ दें। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट क्या चीज है? सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में क्या चीज आती है? सॉफ्टवेयर के बारे में सबको मालूम है। मैनेजमेंट क्या होती है कि आपने इसमें जो चीजें हम करेंगे कि आपने क्यूरी की कि क्या मेरे सिस्टम पे अपाची इंस्टॉल है, क्या मेरे सिस्टम पे डेटाबेस इंस्टॉल है, क्या मेरे सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल है, जावा इंस्टॉल है। सबसे पहली चीज आपने क्यूरी की कि क्या इंस्टॉल है या नहीं है। अगर इंस्टॉल है तो जाहिर है आपको अपडेट करना होगा, और अपडेट करना किसे कहते हैं वो आपको मालूम है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहली चीज है क्यूरी लेने का तरीका आपको पता हो। दूसरी चीज है आपको इंस्टॉल करने का पता हो कि कैसे इंस्टॉल होगा। तीसरी चीज है आपको अपडेट करने का भी पता हो कि कैसे अपडेट होगा, वर्जन कैसे चेंज होगा। और चौथी चीज है कि आपको ये मालूम हो कि रिमूव कैसे होगा, रिमूव कैसे होगा। मैंने इंस्टॉल के आगे स्टैटिक बनाया है। अगर ये स्टैटिक में क्लास के एंड तक आपको ना बताऊं तो फिर आप मुझसे सवाल कर लीजिएगा। ये स्टैटिक मैंने क्यों बनाया है? ये स्टैटिक मैंने इसलिए बनाया है कि बाज दफा ऐसा भी होता है कि किसी एप्लीकेशन की डिफरेंट जो है वो आपको वर्जन इंस्टॉल करना पड़ते हैं, तो मैंने इसलिए जो है वो स्टैटिक लगा दिया। मैं उसको भी आपको कोशिश करूंगा कि बता दूं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि लिनक्स बेस्ड कोई भी सॉफ्टवेयर हो, लिनक्स बेस्ड उस सॉफ्टवेयर को क्यूरी करना, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, उसको अपडेट करना, उसको रिमूव करना, ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में आता है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि इस टॉपिक को आमतौर पे पैकेज मैनेजमेंट भी कहा जाता है। पैकेज मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर या पैकेजेस एक ही चीज है, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्लू से लिखा है पैकेज मैनेजमेंट। आप इसको पैकेज मैनेजमेंट कह सकते हैं, ठीक है। मैंने ब्लू से क्यों लिखा है उसका एक रीजन है, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताता हूं। तो ये पहला पॉइंट था जो मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें, फिर मैं अपने अगले पॉइंट की तरफ जाता हूं जिसको मैंने पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है। अच्छा, लिनक्स में सॉफ्टवेयर जो है वो पैकेज का वर्ड क्यों नहीं लिखा वो मैं यहां बता रहा हूं। लिनक्स में सॉफ्टवेयर जो है ना वो आते हैं, चूंकि लिनक्स खुद ओपन सोर्स है, उसके सोर्स कोड अवेलेबल हैं। आपको रेडिट के सोर्स कोड रेडिट की साइट से मिल जाएंगे, ठीक है। तो लिनक्स है ओपन सोर्स। लिनक्स में सॉफ्टवेयर जो है वो सोर्स कोड फॉर्मेट में भी आते हैं और बाइनरी फॉर्मेट में भी आते हैं। यानी कि अगर मैं मिसाल दे रहा हूं कि मैं अगर कोई लिनक्स बेस्ड ब्राउजर डाउनलोड करूंगा तो ब्राउजर में ऑप्शन होगा कि फायरफॉक्स डाउनलोड कर लो बाइनरी फॉर्मेट में, और फायरफॉक्स डाउनलोड कर लो सोर्स कोड फॉर्मेट में। बाइनरी फॉर्मेट में और सोर्स कोड फॉर्मेट में क्या डिफरेंस होगा? सोर्स कोड का मतलब है कि अगर डेवलपर ने सी लैंग्वेज को यूज करते हुए फायरफॉक्स को बनाया तो आपको सी का कोड दे देगा, और साथ में ये भी बता देगा कि ये सी का कोड है, ये ऑप्शन मैंने इसमें यूज किए हैं, ये लाइब्रेरीज यूज किए हैं, यहाँ पे ये यूज किया है, यहाँ पे ये फंक्शन यूज किया है। अगर आप इस ब्राउजर के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करके अपना अच्छा फायरफॉक्स बनाना चाहते हो, माई फायरफॉक्स, तो वो आप बना सकते हो। मैंने ऐसा बना दिया। अगर आप इससे अच्छा बना के सर्व करना चाहते हो, देना चाहते हो, पब्लिश करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये काम मैंने ऐसे किया है। सोर्स कोड और बाइनरी क्या होती है?
बाइनरी का मतलब है कि वो उस सोर्स कोड को कंपाइल करके उसकी एक इंस्टॉलेबल बना देता है। एक समझ लें, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि उस सोर्स कोड से एक्जी बना के दे देता है। कमर्शियल प्रोवाइडर सोर्स कोड नहीं देते अपना। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का सोर्स कोड अपने पास रखेगा और आपको जो है ना उसकी एक्जी दे देगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्लोज सोर्स है, वो अपना सोर्स कोड किसी को नहीं देता। लिनक्स खुद ओपन सोर्स है, तो लिनक्स के ऊपर जो एप्लीकेशन बनाई जाती हैं वो भी मोस्टली ओपन सोर्स होती हैं। तो जब वो ओपन सोर्स हैं तो उनके सोर्स कोड भी इजीली अवेलेबल होते हैं। दो फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, एक सोर्स कोड फॉर्मेट में और दूसरा बाइनरी फॉर्मेट में, या जिसको हम पैकेज भी बोलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे पैकेज मैनेजमेंट का वर्ड लिखना था, नहीं लिखा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ पैकेज की मैनेजमेंट नहीं बता रहा, मैं तो आपको सोर्स कोड की भी मैनेजमेंट बताऊंगा, उसकी भी इंस्टॉलेशन और उसकी भी क्यूरी के ऑप्शन बताऊंगा। तो इसलिए मैंने जो है वो यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर लिख दिया, पैकेज का वर्ड जो है वो मैंने ब्लू करके ऊपर लिख दिया। तो ये मैंने आपको दूसरी बात बताई है कि लिनक्स में सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स हैं उसमें बाइनरी है और सोर्स कोड है। पैकेज नहीं कराना, नहीं, सोर्स कोड पैकेज नहीं है। पैकेज कब बनता है? जब सोर्स कोड को कंपाइल करके एक्जी फॉर्मेट में दे दिया जाए फॉर विंडोज। सोर्स कोड से आप क्या क्या बना सकते हैं? यदि लाइट जलाएगी। सोर्स कोड से आपको मालूम है ना, फायरफॉक्स की एक्जी भी आती है, फायरफॉक्स की एक्जी भी आती है। तो सोर्स कोड, फायरफॉक्स वाले ने सोर्स कोड लिया, उसको कंपाइल किया, एक्जी बना दी। किसके लिए? फॉर विंडोज। यहां पे बात समझिएगा, फायरफॉक्स ने सोर्स कोड लिया, उसको कंपाइल किया और रेड हैट जैसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आरपीएम बना दिया। फायरफॉक्स ने इसको ब्राउजर को कंपाइल किया, सोर्स कोड को कंपाइल किया और कंपाइल करने के लिए डेबियन बेस्ड यूबंटू और उस जैसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, काली लिनक्स के लिए पैकेज बना दिया। उसका एक्सटेंशन क्या रखा? .deb। हम .deb के ऊपर काम नहीं कर रहे, मैं तो सिर्फ आपको ये बताया कि ऐसा होगा। मैं .exe के ऊपर काम नहीं कर रहा, लेकिन मैंने आपको बताया कि ऐसा होगा। वही फायरफॉक्स ब्राउजर, उसका सोर्स कोड कंपाइल होगा और कंपाइल होके वो बाइनरी बन जाएगा, वो पैकेज बन जाएगा, वो इंस्टॉलेबल बन जाएगा। बाइनरी में आपको सिर्फ एक काम करना होता है, वो क्या? पहली बात तो ये कि रेड हैट की, हम चूंकि रेड हैट पढ़ रहे हैं इसलिए रेड हैट के अंदर बाइनरी का जो एक्सटेंशन है वो है आरपीएम। और बाइनरी को आपको सिर्फ एक काम करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं इंस्टॉल करना। बाइनरी आपके पास आ गई, आपने सिर्फ उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करेंगे वो चलना शुरू हो जाएगी। जो सोर्स कोड होती है उसमें क्या क्या करना पड़ता है मैं वो बात आपको बताता हूं, लेकिन बाइनरी में और सोर्स कोड में क्या फर्क है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप बोलेंगे हाँ समझ में आ गई है, फिर मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाऊंगा। टार तो जिप फाइल, अभी बताता हूं ना, अभी तो मैंने बताया नहीं। सिर्फ ये बात बताई कि बाइनरी का एक्सटेंशन ये भी हो सकता है, बाइनरी का एक्सटेंशन ये भी हो सकता है, और रेड हैट के लिए बाइनरी का एक्सटेंशन ये है। और बाइनरी का मतलब है इंस्टॉलेबल। आपने सिर्फ एक एक्शन परफॉर्म करना है, इंस्टॉल करना है। कैसे करना है वो मैं अभी नीचे जाके बात करूंगा, लेकिन आपने उसको सिर्फ इंस्टॉल करना है, उसे हम कहते हैं बाइनरी। सब बाइनरी है वो मैं अभी नीचे बात करता हूं उसकी। इन्होंने एक पॉइंट जो है वो यहीं पे बताया है, मैं उसको जरा यहाँ पे, मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया है, मैं अभी डिस्कस करता हूं। इन्होंने एक बात बताई है, हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। इंस्टॉलेबल है। दूसरी चीज है सोर्स कोड। सोर्स कोड के बारे में मैंने कहा कि सोर्स कोड के एक्सटेंशन कैसे होते हैं। लिनक्स में अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो उसका जो सोर्स कोड होगा उसके एक्सटेंशन आपको कैसे मिलेंगे, मैं आपको कुछ डाउनलोड करके दिखाऊंगा। उसके सोर्स कोड के एक्सटेंशन आपको 90% ऐसे ही मिलेंगे। अब आप बोलेंगे वो 10% क्या होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्रोग्राम
मैंने प्रोग्राम एक डेटा रिकवरी का सॉल्यूशन है, मैं गया उसकी साइट पे, मैंने उसको डाउनलोड किया, वो डाउनलोड हो गया tar.gz में, वो डाउनलोड हो गया tar.bz2 में, वो डाउनलोड हो गया tar.exe में, वो इस एक्सटेंशन में डाउनलोड हुआ। तो जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इस एक्सटेंशन से, चूंकि मैंने कहा है कि ये एक्सटेंशन सोर्स कोड के साथ आता है, तो आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आप समझ जाएंगे कि यार ये तो कॉन्फ़िगर होगा और कंपाइल होगा और इंस्टॉल होगा। लेकिन 10% ऐसा भी होता है कि कोई सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया और आपने उस टार को अनटार किया, और जब अनटार किया तो वहीं उसकी एग्जी पड़ी हुई थी, आपने उस एग्जी को जो है वो कॉल किया, उस एग्जी को एग्जीक्यूट किया और वो प्रोग्राम जो है चलना शुरू हो गया। तो जरूरी नहीं है कि अगर tar.gz या tar.bz2 या tar.exe में कोई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करें तो ये जरूरी नहीं है 100% के वो सोर्स कोड ही होगा। हो सकता है कि जब आप उसको डाउनलोड करें तो 10% क्या हो कि उसमें एग्जीक्यूटेबल पड़ी हुई है, बस आप सिर्फ उसको चला दें। जैसे डेटा रिकवरी का एक सॉल्यूशन है, एक टूल है जिसका नाम है टेस्ट डिस्क, हम आमतौर पर दिखाते भी हैं, उसको चलाते भी हैं, तो वो हम जब उसको डाउनलोड करेंगे तो वो हमें एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में मिल जाएगा, आप उसको डायरेक्टली चला लें, इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है और कॉन्फ़िगर कंपाइल करने की भी जरूरत नहीं है। तो आमतौर पे ये जो एक्सटेंशन होते हैं, ये एक्सटेंशन लिनक्स के अंदर कौन से एक्सटेंशन होते हैं, हम बात कर रहे हैं स्पेशली पैकेजेस की, तो उसमें ये सोर्स कोड के एक्सटेंशन होते हैं। और उसको हमें क्या करना होता है, जब सोर्स कोड की बात आई तो हमें क्या करना होता है, मैंने कहा कि मैं उसे कॉन्फ़िगर करता हूं, मैं उसे कॉन्फ़िगर करने के बाद कंपाइल करता हूं और कंपाइल करने के बाद मैं उसे इंस्टॉल करता हूं। इसमें बाइनरी में सिर्फ इंस्टॉल करना है, इसमें कॉन्फ़िगर भी करना है, इसमें कंपाइल भी करना है और इसमें इंस्टॉल भी करना है। इसमें सिर्फ एक काम करना है, इसमें जो है वो 3 काम करना है। ये सोर्स कोड है। कस्टमाइज भी करेंगे और पहले कॉन्फ़िगर करेंगे फिर कस्टमाइज। अब कॉन्फ़िगर से पहले मैंने एक स्टार लगा रखा है और मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि कॉन्फ़िगर के अंदर बेसिकली 2 तरह के ऑप्शन हैं। जो कॉन्फ़िगर का वर्ड है उसमें 2 तरह के ऑप्शन हैं। जो 2 एक्टिविटीज आप कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर, उसे कॉन्फ़िगर का वर्ड कहना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन जो 2 काम है, जो 2 काम है जो आप यहाँ पे इस लेवल पे कर सकते हैं कॉन्फ़िगर के लेवल पे, वो 2 हैं। एक ये है कि आप सोर्स कोड के अंदर गए और आप डेवलपर हैं, आपने सोर्स कोड को मॉडिफाई किया, फायरफॉक्स का नाम माई फायरफॉक्स कर दिया, उसके कुछ मेन्यूज, उसके कुछ आइटम्स जो है वो आपने कोड से निकाल दिए। मिसाल के तौर पे आप कोडर हैं, आप एक डेवलपर हैं, आप गए फायरफॉक्स के कोड में और आपने कहा उसका वो पोर्शन कि जो जब यूजर किसी वेबसाइट को विजिट करता है तो हिस्ट्री मेंटेन करता है, बोला वो वाला हिस्ट्री वाला पोर्शन ऐसा ब्राउजर बनाओ जिसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन ना हो। इसी के कोड को मॉडिफाई किया, आपने वो रिकॉर्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन निकाल दिया और फिर उसको कंपाइल किया और इंस्टॉल कर दिया। आप ये भी कर सकते हैं अगर आप कोडर हैं तो। दूसरी चीज जो हम आपको इसमें दिखाएंगे वो ये कि इस जो भी सॉफ्टवेयर है, ये फायरफॉक्स या जो भी सॉफ्टवेयर है, जब डेवलपर ने खुद से सोर्स कोड से कंपाइल करके हमें एग्जी दी थी तो उसने मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑप्शंस करते हुए, उन ऑप्शंस को देखते हुए कंपाइल कर दिया था। यानी कि इसमें 100 फीचर्स हैं, उसने कहा 100 फीचर्स कौन यूज करेगा, लोग आमतौर पे 20-25 फीचर्स यूज करते हैं, तो उसने 25 फीचर्स के साथ उसको कंपाइल करके बाइनरी बना दी। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है कि जब आप किसी भी एप्लीकेशन में कोई फीचर ऐड करना हो, कोई फीचर निकालना हो, तो फीचर को इनेबल डिसेबल करने का आपके पास ऑप्शन होता है। आप उस ऑप्शन को, इनेबल डिसेबल वाले ऑप्शन को भी यहाँ यूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये कि कोडिंग में जाके काम कर लें, आप कोडर नहीं है, आप डेवलपर नहीं है, आप प्रोग्रामर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, हम सोर्स कोड से कंपाइल करते ही उस वक्त है जब हमें ये कहा जाता है कि आपने, मिसाल दे रहा हूं, आपने वेब सर्वर को कंपाइल करना है, वेब सर्वर को सोर्स कोड से इंस्टॉल करना है और वो वेब सर्वर अपाची
सॉरी वो PHP 5 के साथ भी चले, वो PHP 6 मिसाल दे रहा हूँ 6 के साथ भी चले और वो PHP 7 के साथ भी चले। वरना ब्राउजर आमतौर पे किसी एक PHP के वर्जन के साथ जो है वो चलते हैं, मल्टीपल के साथ नहीं चलते। साइमल्टेनियसली एक के साथ चलेंगे, मल्टीपल के साथ नहीं चलेंगे। तो इसमें वो फीचर है, हमने बोल दिया भाई PHP 5 के साथ भी चलना है और PHP 7 के साथ भी चलना है, क्योंकि हम इसके ऊपर एक ऐसी वेबसाइट होस्ट करेंगे जो PHP 5 के ऊपर चलने वाली है, और एक और दूसरी वेबसाइट होस्ट करेंगे जो किसी और क्लाइंट की है, वो PHP 7 पे चलने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सोर्स कोड से कंपाइल करना पड़ता है। और भी कुछ फीचर्स हैं वो जब हम कंपाइल कर रहे होंगे किसी भी सॉफ्टवेयर को, तो उस वक्त हम आपको बताएंगे। तो सोर्स कोड के अंदर और बाइनरी के अंदर ये डिफरेंस है कि बाइनरी का ये RPM होता है और उसको सिर्फ इंस्टॉल किया जाता है। कैसे किया जाता है वो बात अभी मैं कर रहा हूँ। सोर्स कोड के ये एक्सटेंशन होते हैं आमतौर पे, और उनको कॉन्फ़िगर, कंपाइल और इंस्टॉल, उनके ऊपर ये 3 जो है वो टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं वो मैं अभी आगे चल के जब हम इस टॉपिक पे जाएंगे तो हम उस वक्त उसकी बात करेंगे। लेकिन बाइनरी के केस में मैंने कहा कि बाइनरी के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है। लिनक्स में, रेडिट में आपके पास 2 कमांड्स हैं। वो 2 कमांड्स कौन सी हैं? एक कमांड है RPM की और एक कमांड है yum की। एक कमांड RPM की है और एक कमांड yum की है। इन दोनों में RPM की कमांड से भी और yum की कमांड से भी आप किसी भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी RPM को। RPM और yum 2 कमांड्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। इन कमांड से हम क्या करते हैं? कोई भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे भी और इससे भी। क्या चीज? कोई भी RPM, कोई भी रेडिट का सॉफ्टवेयर, कोई भी रेडिट की बाइनरी, वो हम इन दोनों से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोनों में से बेहतर कौन सा है, दोनों में क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, अगर उसकी बात करें तो वो हम करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम RPM क्यों यूज नहीं करते, या रेडिट ने अपनी पूरी बुक के अंदर इस पूरे चैप्टर में RPM को क्यों जो है वो यूज नहीं किया, yum को क्यों उसने जो है वो यूज किया, yum को क्यों फोकस किया। हम तो RPM भी करेंगे, लेकिन पहले अगर आपके जहन में कोई बात है, यहाँ तक की बात मैंने की है इस वाले पोर्शन में, और यहाँ तक की बात मैंने इस वाले पोर्शन में की। अब मैं आगे की बात करने जा रहा हूँ। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई बात पूछने वाली है तो वो पूछ सकता है। सर हर सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अवेलेबल होता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई टीम व्यूअर फॉर लिनक्स चाहता है तो वो जाएगा टीम व्यूअर की साइट पे, वहां से टीम व्यूअर फॉर लिनक्स डाउनलोड करेगा। टीम व्यूअर अपने टीम व्यूअर फॉर लिनक्स RPM प्रोवाइड करता है, टीम व्यूअर फॉर लिनक्स डेबियन प्रोवाइड करता है, लेकिन टीम व्यूअर फॉर लिनक्स अपना सोर्स कोड नहीं देता, क्योंकि टीम व्यूअर खुद जो है वो एक क्लोज सोर्स एप्लीकेशन है, कमर्शियल एप्लीकेशन है। क्लियर बात? लेकिन अब टीम व्यूअर नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट करो, लिनक्स का रिमोट डेस्कटॉप का सॉल्यूशन है, लिनक्स बेस्ड, ठीक है, लिनक्स बेस्ड रिमोट डेस्कटॉप का सॉल्यूशन है जो लिनक्स के लिए बनाया गया। वो टीम व्यूअर नहीं है, टीम व्यूअर जैसा ही है लेकिन लिनक्स बेस्ड है और वो ओपन सोर्स है। तो वो टूल जो है उसका नाम XYZ कुछ भी हो, वो अपना सोर्स कोड भी देगा और वो अपना RPM भी देगा, क्योंकि वो है ओपन सोर्स, वो क्लोज सोर्स नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हर लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भी आता हो, सिर्फ उनका आएगा जो सिर्फ बनाते लिनक्स के लिए, या लिनक्स के लिए नहीं बनाते, उन्होंने अपनी टाइप, अपनी जो बेस है वो ओपन सोर्स रखी हुई है। अब सवाल ये पैदा है कि RPM कब हम इस्तेमाल करते हैं और yum हम कब इस्तेमाल करते हैं। तो RPM हम आमतौर पे उस वक्त यूज करते हैं जब मैं एक वेबसाइट पे गया, वहां से मैंने RPM डाउनलोड किया, एक वेबसाइट पे गया, उसका नाम मैंने यहां पे लिखा pkgs.org। ये pkgs.org लिनक्स के लिए ऐसे ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट में filehippo.com। ये pkgs.org लिनक्स के लिए ऐसे ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट में download.com होती है ना कोई ऐसी साइट माइक्रोसॉफ्ट में,
filehippo.com, download.com, और कोई नाम बताएं? इन्होंने कहा CNET। तो वो ये कब जाएंगे वहां पे? ये उस वक्त जाएंगे जब इनको एडोब का फोटोशॉप चाहिए होगा और ऑफिस चाहिए होगा या कोई भी चीज चाहिए होगी जो उनको वो चाहते होंगे यार वहां से मिल जाएगी मुझे, अदरवाइज तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे इजीली मिल जाएगी। या कोई भी सॉफ्टवेयर जो विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो आपको download.com और वहां से मिल जाते हैं। तो मेरे केस में मेरे पास pkgs.org एक साइट है कि जहां से मैं लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर सकता हूं। कहां से कर सकता हूं मैं आपको और भी बताऊंगा, लेकिन मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दी। मैं जो बात बताना चाह रहा हूं वो क्या है, आरपीएम कब इस्तेमाल होता है? आरपीएम उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जब आप pkgs.org पे जाएं और यहां से कोई पैकेज डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे ले आए लिनक्स की मशीन पे और ला के डाउनलोड की डायरेक्टरी में रख लें। फिर हम cd करेंगे, cd/root/downloads, रूट के डाउनलोड में आएंगे और वहां पे देखेंगे आरपीएम रखा हुआ है, हाँ रखा हुआ है। तो आरपीएम की कमांड से उस लोकल आरपीएम को जो हम डाउनलोड करके ला चुके हैं सिस्टम में, हम इजीली इंस्टॉल कर लेंगे। आरपीएम की कमांड को लोकल आरपीएम चाहिए, उस पाथ पे जाना पड़ेगा जहां पे आरपीएम रखा हुआ है। और हो सकता है, गौर कीजिएगा, इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, हो सकता है कि जो आरपीएम आप वहां से डाउनलोड करके लेके आए हैं वो बोले यार इसके साथ तो मुझे एक और आरपीएम चाहिए। तो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसीज ये रिजॉल्व नहीं करता, ऑटो डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं करता। ये जो आरपीएम आपने डाउनलोड किया है ये उसको सिर्फ इंस्टॉल कर देगा लोकल डाउनलोडेड आरपीएम। या ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपकी डीवीडी में जाएगा और वहां से आपको आरपीएम की कमांड से आरपीएम डाउनलोड करके, आरपीएम इंस्टॉल करके दिखा देगा। ये इसका काम है। और इसकी कुछ एक दो कमांड ऐसी हैं जो हम जरूर बताते हैं आपको, क्यूरी से रिलेटेड है वो। दूसरी चीज हमारे पास यम है। यम का काम भी इंस्टॉल करना ही है, लेकिन यम का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। यम ये कहती है कि मुझे पाथ बता दो जहां पे आरपीएम रखे हुए हैं, वो पाथ बता दो। और उस पाथ को या उस यूआरएल को हम कहते हैं, जिस जगह पे वो यूआरएल लिखा होता है उस फाइल को हम कहते हैं रेपो फाइल, हम उसको कहते हैं रेपोजिटरी फाइल। ठीक है। यम क्या कहती है, यम कहती है मुझे पाथ बता दो, मैं खुद ही उस पाथ पे जाऊंगी और वहां से उस पैकेज को उठाऊंगी। जब मैं उस पैकेज को लेके आ रही होंगी और उसके साथ कोई मुझे नजर समझ में आएगा कि यार इसकी कोई डिपेंडेंसी भी है, तो मैं उन डिपेंडेंसीज को भी जो है वो अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दूंगी। यम क्या कह रहे हैं, यम में हम बताते हैं कि यम, गौर कीजिएगा मेरी बात पे, यम को हम बताते हैं, यम हम एक एक पैकेज जाके pkgs.org से डाउनलोड करके नहीं ला सकते कि डाउनलोड करके लेके आए फिर आरपीएम से इंस्टॉल करें। हम बोलते हैं नहीं यम हम तुम्हें कहेंगे कि तुम्हें pkgs.org की रेपोजिटरी से ये 5 प्रोग्राम डाउनलोड करके इंस्टॉल करने हैं और उन 5 की जो डिपेंडेंसीज हो वो भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। तो हम उसकी रेपोजिटरी बना देते हैं। यम इस तरह से काम करता है। और यम की क्वालिटी ये है, यम की 2 क्वालिटीज हैं जो कि आरपीएम में नहीं है। पहली क्वालिटी ये है कि यम जो भी डिपेंडेंसीज होंगी उनको ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करेगा, आपको तंग नहीं करेगा, आपको ये नहीं कहेगा कि भाई डिपेंडेंसी नहीं मिल रही। वो जिस पैकेज को लेके आ रहा होगा उसके साथ उसकी डिपेंडेंसीज भी ले आएगा। पहली बात, पहला एडवांटेज उसका ये है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि यम आपको ये फैसिलिटी भी देता है, ये गौर करने वाली बात है, यम आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि यम से अगर आपने अपनी मशीन को अपडेट कर दिया और अपडेट करने के बाद मशीन जो है वो कोई मेल फंक्शनिंग कर रही है, यम से आपने किसी पैकेज को अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही, कंपैटिबिलिटी का इश्यू आ गया, तो यम आपको ये अलाउ करता है कि आप जो है वो अपनी मशीन को, उस पैकेज को, उस पैच को, उस अपडेट को, उस अपग्रेड को जो आपने किया था, आप उसे अंडू कर सकते हैं। यम आपको क्या फैसिलिटी दे रहा है, डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर रहा है। यम आपको दूसरी फैसिलिटी दे रहा है कि अगर आपको कोई चीज अंडू करनी है, कोई आपने इंस्टॉल कर लिया है और आप उसको अंडू करने जा रहे हैं,
तो यम आपको सपोर्ट करता है अंडू करने की। आपके जहन में सवाल आएगा कि यार हम रिमूव भी तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि यम से जब आप रिमूव करेंगे और यम से जब आप अंडू करेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा। और यम की एक और क्वालिटी भी है, यम की एक और क्वालिटी भी, जो तीसरा एडवांटेज है यम का, आरपीएम में नहीं है वो। मैं अगर ये चाहूं कि आरपीएम सारे डेवलपमेंट टूल इंस्टॉल कर दे, तो आरपीएम ऐसा नहीं कर सकता। आरपीएम तो बोलेगा भाई डेवलपमेंट टूल्स क्या होते हैं मुझे नहीं पता, आप वन बाय वन इंस्टॉल करो। मैं आरपीएम को बोलूंगा सारे सिक्योरिटी के टूल इंस्टॉल कर दो, आरपीएम बोलेगा मैं नहीं जानता, नाम बताते रहो, करता रहूंगा। लेकिन अगर मैं यम को कहूंगा यम सिक्योरिटी के जो टूल्स हैं आपके पास वो आप सारे इंस्टॉल कर दो, इस सिस्टम में जो भी सिक्योरिटी के टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं वो आप इंस्टॉल कर दो, तो यम वो काम कर देगा। यानी कि उसके अंदर ग्रुप इंस्टॉलेशन की फैसिलिटी मौजूद है। ग्रुप इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मेरे पास एक मशीन CLI इंस्टॉल हुई है, CLI, मैं उसको बोलूंगा इसको GUI बना दो, यम इसको GUI बना देगा। लेकिन आरपीएम में ये क्वालिटी नहीं है। आरपीएम को तो मुझे कहना पड़ेगा भाई ये 3000 300 400 500 1000 पैकेजेस इंस्टॉल करो, मैनुअली कहना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेंगे, नाम में आगे पीछे हो जाएगा तो नहीं करेगा। लेकिन यम के केस में ऐसा नहीं है, उसको मैं बोलूंगा भाई ये ग्रुप है जो GUI वाले पैकेजेस का ग्रुप है, ये इंस्टॉल कर दो, वो उसको इंस्टॉल कर देगा। और मल्टीपल जिस तरह से हमने और कॉन्फ़िग किया था एडलैब के अंदर जी, और कॉन्फ़िग भी किया, SSD भी कर दिया। अगर उससे रिलेटेड उसने 3 बेसिक बताया, उसमें उसकी तमाम डिपेंडेंसी। जी पॉलिसी सीरियस नहीं चलेगा, उसको चलाने का एक तरीका है, नहीं चलेगा। आपने उसको ये नहीं कहा कि मुझे ये लैब करनी है, इसलिए नहीं चलेगा। क्लियर हुई बात? लैब सेटअप की कमांड चलाएंगे तो फिर चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अच्छा, हमने क्या बात की भाई कि यम का हमें ये एडवांटेज है कि यम से हम ये काम कर सकते हैं। और अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा हूं। इनका एक क्वेश्चन बाकी है, वो मैं भी डिस्कस करता हूं। मैंने यहां से लेके यहां तक का पोर्शन आपके सामने डिस्कस किया है। ये लोकल डाउनलोड वाली बात मैंने अभी डिस्कस नहीं की, ये मैं भी डिस्कस करूंगा। और अगर आपको इस वाले पोर्शन में ये टाइप्स और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पहले आप वो कर लें, या कोई ऐसा पॉइंट है जो आप समझते हो कि करना है तो आप वो कर लें, फिर मैं जाता हूं और इस तरह वाला पोर्शन भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूं। सही है, आपने यम और उसका आरपीएम का डिफरेंस तो बता दिया। अगर आपके सिस्टम फेयर गया तो फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो, उस कंडीशन में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो फिर आपके पास प्रीफर्ड चॉइस तो फिर आरपीएम ही बचती है। क्योंकि यम के अंदर आप किस तरह से करेंगे कि ऑटोमेटिकली उठाता रहेगा या बता देगा कि ये डिपेंडेंसीज हैं और वो सारी जाके उठाना। वो अभी हम इसी वाली बात जा रहे हैं। लोकल में बोलेंगे। इन्होंने ये कहा कि भाई मेरे सिस्टम में, जरा गौर कीजिएगा, मेरे सिस्टम में इंटरनेट नहीं है। भाई मेरे सिस्टम में इंटरनेट नहीं है तो मैं क्या करूं? अब मेरे घर पे इंटरनेट नहीं है लेकिन मेरे ऑफिस में पाइप आ रहा है 50 MB का, तो मैं क्या करता हूँ, ऑफिस में सारी वीडियो डाउनलोड करके USB में डाली, घर पे जाके मजे से देखता हूँ। घर पे तो इंटरनेट नहीं है ना भाई, घर पे तो नेटफ्लिक्स नहीं चलता ना भाई, समझ में आई बात? तो मैं ऐसा कर लेता हूं। इन्होंने ये कहा कि भाई मेरे सिस्टम में इंटरनेट नहीं है, तो मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूं जरा दूसरे अल्फाज में। इन्होंने कहा कि मेरा एक सिस्टम तो इंटरनेट भी है उसके ऊपर और वो रजिस्टर भी है, वो अपडेट भी कर देता है, लेकिन मेरे पास 4 और सिस्टम है, उनका मेरे पास वो रजिस्टर भी नहीं है, उनकी मैंने सब्सक्रिप्शन भी नहीं ली हुई,
तो अगर मुझे उनको अपडेट करना, उन पे पैकेजेस करने हो तो मैं क्या करूंगा? सवाल ऐसा सही है? कुछ हद तक कुछ हद तक। चलो, तो यम क्या करता है कि यम को हम बोलते हैं यम डाउनलोड करो, रेड हैट से पैकेजेस लेके आओ और इंस्टॉल कर दो। ठीक है। उसमें हमारे पास, अभी हम चलाते हैं, उसमें हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, मैंने यहाँ लिखा भी था कि यम रेड हैट के नेटवर्क से, चूंकि आप रजिस्टर हो रेड हैट के नेटवर्क से सारे आरपीएम लेके आओ और यहीं रख लो। इंस्टॉल नहीं करना, इंस्टॉल जब मैं बोलूं तो फिर करना। पहले मैंने उनकी कॉपी बनाई और वो कॉपी दूसरी मशीन पे, तीसरी मशीन पे, चौथी मशीन पे, पांचवी मशीन पे डाल दी, क्योंकि जो पैच इसके लिए मुझे रेड हैट दे रहा है वो उनके लिए नहीं दे रहा। अगर मैं उन मशीनों को लेके जाऊंगा रेड हैट की साइट पे और कहूंगा कि भाई मुझे पैकेजेस दे दो, तो वो बोलेंगे भाई ये तो रजिस्टर्ड नहीं है। और मैं क्या करता हूं, यह मुझे ये फैसिलिटी देता है कि मैं अपने किसी एक मशीन के ऊपर लोकली डाउनलोड कर लूं और डाउनलोड करके फिर उनको दूसरी मशीनों के ऊपर जो है वो कॉपी कर लूं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम ऐसे लोकली डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करते, हम इस वाली प्रैक्टिस के ऊपर नहीं जाते। हम कहां जाते हैं? हम क्या करते हैं या कर सकते हैं, हमने एक सर्वर बनाया, उसको हम कहते हैं RMT, रेपोजिटरी मैनेजमेंट टूल। सुने मेरी बात सुने, हमने एक सर्वर बनाया, लोकल सर्वर। उस सर्वर के ऊपर जरा गौर करना, उस सर्वर के ऊपर रेड हैट के नेटवर्क से, रेड हैट के पास जो 50,000, 25,000, 40,000 आरपीएम पड़े हुए हैं, वो हमने जो है ना सारे आरपीएम जो पूरे RHEL 7 के लिए उसके पास आरपीएम थे, चाहे वो अपडेट के थे, चाहे वो सिक्योरिटी के थे, चाहे वो पैचेस थे, चाहे वो बग वाले थे, बग फिक्सेस थे, वो हमने सारे अपने पास क्या कर लिए? सिंक कर लिए। उसे कहते हैं रेपो सिंक। एक कमांड होती है, हमने रेपो सिंक की कमांड से अपने पास सिंक कर लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में WSUS करता है, नाम सुना WSUS? नहीं सुना? मेरे पास विंडोज की 200 मशीनें हैं। 200 मशीनें अगर ऑफिस को अपडेट करने जाएंगी, 200 मशीनें अगर जाएंगी ऑफिस को अपडेट करने के लिए, तो मेरी बैंडविड्थ तो चौक हो जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं एक मशीन को कहता हूं, एक मशीन को तुम रजिस्टर्ड हो, तुम जाओ रेड हैट के पास, वो पूरी रेपोजिटरी सारी उठा के अपने पास ले आओ, रोज जाओ, रोज सिंक कर लो, हर हफ्ते में एक दफा सिंक कर लो। और इन अपने लोकल सिस्टम को क्या करो कि तुमने जो है ना हर सैटरडे को इसके पास जाना है, और अगर कोई सिक्योरिटी पैच आया हुआ है, कोई बग फिक्सेस आया हुआ है, तो उसको अपने पास लगा लेना है। कोई नया पैकेज आया हुआ है, उसको अपने पास। तुमने कब करना है? हफ्ते में, महीने में एक दफा। तुमने कब करना है? तुमने जाके रेपो सिंक करते रहना है। सिक्योरिटी वाली रेपो रोज सिंक करना, बग फिक्सेस की रेपो रोज सिंक करना, अपडेट की रेपो एक हफ्ते बाद सिंक कर लेना। सिंक करने का मतलब ये है कि रेड हैट के अंदर कोई भी सिक्योरिटी पैचेस आए हुए हैं, तो वो रोज सारे सिक्योरिटी पैचेस, उसको जरूरत है या नहीं है, वो सारे उठा के इधर ले आएगा अपने पास, सारे अपने पास ले आएगा। बात क्लियर हुई? तो ये है रेपोजिटरी मैनेजमेंट का सिस्टम। इस रेपोजिटरी मैनेजमेंट के सिस्टम से आप ये काम कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बात की थी। उस ऐसा करने से बेहतर है कि आप ये वाला काम कर लें। ये हमने अपने क्लाइंट के पास सेटअप कर भी रखा है। बड़ा क्लाइंट है, हमने उसके पास सेटअप कर रखा है। बड़ा क्लाइंट है, लाइसेंस थोड़े से लिए हैं। तो यार इंटरनेट की पॉसिबिलिटी ना सिर्फ एक दफा इंटरनेट खोल के और एक दफा डाउनलोड करके, अगर आपने एक दफा इंटरनेट खोल के एक दफा डाउनलोड कर लिया तो 30 अक्टूबर तक आपने डाउनलोड कर लिया। अब जो 5 नवंबर को आरपीएम आया है, या कोई बग फिक्सेस आया है, या कोई वल्नरेबिलिटी का जो सिक्योरिटी का पैच आया है, तो वो आपके पास नहीं होगा। आपने महीने में एक दफा इंटरनेट इनेबल कराया उसके ऊपर 4 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, और जनाब रेपो सिंक लगा दी। महीने में एक दफा इंटरनेट अलाउ हुआ, रेपो सिंक हो गई, और आपने फिर इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया। वो आप इसके साथ कर सकते हैं। एक और सॉल्यूशन जो मैंने उसके साथ ही लिखा हुआ है,
लेकिन इस RMT के लिए, इस रेपोजिटरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपको जाहिर है कि रेडिट के नेटवर्क से अगर लेना है तो आपको चाहिए होगा क्या, सब्सक्रिप्शन चाहिए होगी। उसी के साथ मैंने एक और सॉल्यूशन का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है सैटेलाइट, रेडिट का सैटेलाइट। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है, SCCM होता है। ये पूरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। मशीनों को रजिस्टर कराना है वो भी ये करके देगा। ये माइक्रोसॉफ्ट का की मैनेजमेंट सर्वर जो KMS होता है उसका भी काम करेगा। रेडिट के लिए सैटेलाइट, हम अगर अपनी मशीन को रजिस्टर कराने जा रहे हैं तो हम रजिस्टर करने के लिए हमें इंटरनेट नहीं चाहिए, हमें इंटरनेट सिर्फ इस मशीन पे चाहिए, इंटरनेट इस मशीन पे चाहिए, अपनी लोकल मशीन हम इससे रजिस्टर कराएंगे। इसका नाम है सैटेलाइट। ये मशीनों को रजिस्टर करने का काम भी करता है और ये मशीनों को प्रोविजन करने का काम भी करता है। यानी कि ये किक स्टार्ट सर्वर जो होता है, इंस्टॉलेशन सर्वर, ये उसका भी काम कर सकता है। मशीन को प्रोविजन करना, मशीन की इंस्टॉलेशन करना, फिजिकल या वर्चुअल मशीन की, ये काम करता है सैटेलाइट। फिर मशीन को रजिस्टर करना, वो भी ये काम करता है। फिर मशीन को अपडेट करना, वो भी ये काम करता है। मशीन के अंदर वल्नरेबिलिटी, सिक्योरिटी का टेस्ट करना, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना, वो भी ये काम करता है। फिर उस असेसमेंट के बाद उसकी रेमेडिएशन करना, यानी कि वो फिक्स करना ऑटोमेटिकली, ये भी ये काम करता है। 40 मशीनों के ऊपर कोई गेटवे का एड्रेस चेंज करना है, यानी कि जिसे आप बोलते हो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, वो भी ये काम करता है। 5 मशीनों के ऊपर एक साथ बैकअप चलाना है, वो भी ये काम करता है। ऐसे तमाम काम आप इसके थ्रू कर सकते हैं। जब आपको रेडिट की मशीनों की मैनेजमेंट करनी होगी तो उसके लिए रेडिट का ये टूल जिसका नाम है सैटेलाइट, ये बेस्ट टूल है। हर वो काम जो, या मैं उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, रेडिट की पूरी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करता है। ये रेडिट की पूरी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करता है। ये रेडिट की मशीन को बनाना, फिर उसको सिक्योर करना, और वो सारे काम, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग और ये वो सारे काम जो है सैटेलाइट के हैं। बहरहाल मैंने वो बात लोकल डाउनलोड से स्टार्ट की थी और मैं वहां पे चला गया था। उम्मीद है कि ये वाली बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। ये पॉइंट मैंने जो है वो यहां से रिमूव कर दिया। मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई कि अगर आप लोकल सैटेलाइट जो पेड प्रोडक्ट है ना, पेड, अगर आप वो RMT बनाना चाहते हैं तो उसकी एक कमांड होती है रेपोसिंक की। रेपोसिंक एक कमांड है जिससे आप रेपोजिटरी सिंक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। रेपोसिंक वही मिररिंग के थ्रू जो लोकल बना देता है, अनब्रेकेबल मिरर जो होता है नेटवर्क, वो मिरर कर देता है ना। जो आपके रेडिट के पास जो सारे 20,000 25,000 RPM रखे हुए हैं, उनकी अपनी रेपोजिटरी में आपने रेपोसिंक की कमांड चलाई। वो रेपोजिटरी मतलब सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी को जो इंटरनेट पर है उसको मेरी लोकल सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी से सिंक कर दो, मेरे एक फोल्डर में, मेरी इस रेपोजिटरी में सब कुछ लाके डाल दो, एकदम डाउनलोड कर लो, एक दफा डाउनलोड कर लो। ये वो काम करता है रेपोसिंक। उसमें यहाँ वहां पे URL बता देंगे, ये HTTP का URL है और ये मेरा लोकल फोल्डर है। यहां से सारे RPM जितने भी पड़े हैं सब लेके आओ, इस लोकल फोल्डर में डंप कर दो। वो ये काम करता है। अच्छा, ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आ रहा हूं सॉफ्टवेयर की सोर्स के ऊपर। ये तो हमने डिस्कशन किया था कि लिनक्स में सॉफ्टवेयर की सोर्सेस क्या क्या, लिनक्स में सॉफ्टवेयर का क्या कॉन्सेप्ट है बेसिक। फिर मैं आ गया सॉफ्टवेयर की सोर्स के ऊपर। सोर्स से क्या मुराद है? रेडिट के 5000 RPM 5000 RPM आपको रेडिट की DVD में मिलेंगे। ये है रेडिट की DVD 5K RPM, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये आपको DVD में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। कितने मैंने कहा? 5000 RPM।
हाँ कोई बात नहीं, मैं अपनी डीवीडी में गया, हो सकता है मेरे पास भी इतने ही आ रहे हो। मैं प्लेसेस में गया और वहां पे मैंने देखा क्या मेरे सिस्टम में डीवीडी लगी हुई है। मेरे सिस्टम में डीवीडी लगी हुई है, लग गई। जब डीवीडी लग गई तो डीवीडी को यहां पे आ जाना चाहिए। आ गई जी डीवीडी। इस डीवीडी के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, इसे मैंने ओपन किया। डीवीडी के अंदर एक फोल्डर है पैकेजेस के नाम से, मैंने उस पैकेजेस के फोल्डर को डबल क्लिक किया और मैंने ये पैकेजेस सारे यहाँ पे देख लिए। अगर मैं इसको एक को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करूंगा तो मेरे पास कितने आ रहे हैं भैया? 5230 आइटम सिलेक्टेड। अब इस 5230 आइटम्स में से हो सकता है कि कोई 1000 आइटम, 1300 आइटम, चूंकि जीवाई चल रहा है ना, तो तकरीबन 1300-1400 आइटम्स 1300 से 1400 के करीब आरपीएम इंस्टॉल हुए हुए होंगे। ये तो 5230 आ रहे हैं, लेकिन जब आप इसको सिस्टम पे देखेंगे तो इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे 1300 के करीब जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल होंगे। कैसे देखेंगे वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर आप CLI मशीन पे जाएंगे उसमें भी रेड की डीवीडी के अंदर इतने आरपीएम होंगे, लेकिन 300 से 400 के दरमियान के आरपीएम जो है वो उसमें इंस्टॉल हुए हुए होंगे। जब जीवाई है तो 1000 आरपीएम ज्यादा होंगे उसमें इंस्टॉल्ड। CLI है तो 300-400 आरपीएम होंगे इंस्टॉल्ड। वो कैसे देखते हैं वो मैं भी आपको दिखा रहा हूं। लेकिन ये मेरे पास 5230 आरपीएम आ रहे हैं। अब इन्होंने मुझे कहा एक बात, कह रहे हैं सर मेरे पास तो 4300 आ रहे हैं, 4300 आ रहे हैं। तो हो सकता है, यहां जरा देखिएगा, मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं, पहले आप यहां देख लें। अगर मुझे ये देखना है कि मेरे सिस्टम में कितने आरपीएम इंस्टॉल्ड हैं तो मेरी कमांड क्या होगी? आरपीएम माइनस, ये मैं क्यूरी की कमांड चला रहा हूं, क्यूरी सारे आरपीएम क्यूरी करो। और मुझे उनके नाम नहीं देखने हैं, बल्कि मुझे काउंट करके बता दो कि कितने हैं, कितने इंस्टॉल्ड हैं। उसने बता दिया 1397 आरपीएम इंस्टॉल्ड हैं। आरपीएम माइनस क्यू का क्या मतलब है भाई? -L है ना, WC माइनस L जी। बस यहाँ भी कम आ रहे हैं, 1200 आ रहा है। कोई बात नहीं, इट मींस कि इंस्टॉलेशन करते वक्त हमने सिलेक्शन किए नहीं, उसमें तो बहुत सारी ऐसी कमांड या बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो उसमें नहीं चलेंगी। क्यों? वो उन्होंने लैब के लिए बना रखी है। मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसी आपको बता रहा हूं कि जब मैं यहाँ पे आऊंगा और लिखूंगा LS SCSI तो मेरे पास ये कमांड चलेगी, आपके पास नहीं चलेगी। आप अपने ऑफिस में जाके चलाएंगे तो चलेगी, लेकिन यहाँ नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? इस कमांड का बुक में तस्करा ही नहीं है। ठीक है, मेरे पास केडम चल रहा होगा, कर्नल मच की डंपिंग का जो सिस्टम है, इसमें नहीं चल रहा होगा क्योंकि इसमें ऐसा कोई काम ही नहीं होना। ठीक है, तो ये डिजाइन हुई हुई है उस बुक के हिसाब से, इसलिए रिपोर्ट नहीं चलेगी आपके पास, नहीं चलेगी। उस वक्त चलेगी जब आप SOS रिपोर्ट की पहली वाली लैब कर रहे होंगे तो SOS रिपोर्ट चलेगी। हो सकता है जो आपकी जिस मशीन में उन्होंने कहा है कि सर्वर वाली मशीन में चलाओ उसमें चल जाए, लेकिन डेस्कटॉप में उसका पैकेज ही इंस्टॉल ना हो, क्योंकि आपको तो डेस्कटॉप पे काम ही नहीं करना। ठीक है, अच्छा खैर, तो अब यहां देखें कि उसने मुझे कहा कि 1397 पैकेजेस इंस्टॉल हैं। अगर यही काम मैं CLI मशीन पे जाके करूंगा तो CLI मशीन पे आरपीएम माइनस क्यू का मतलब है क्यूरी करो, A का मतलब है ऑल। अगर आपने सिर्फ इतना सा लिख दिया और लिख के इंटर कर दिया तो रिजल्ट कैसा आएगा? ये देखिएगा, ये रिजल्ट आ रहा, सारे दिखा रहा है नाम उनके। मुझे उनके नामों से कोई गर्ज नहीं है, मुझे तो नंबर ऑफ आरपीएम रिक्वायर्ड है। तो जब मुझे आरपीएम माइनस क्यू की कमांड के आगे पाइप लगा रहा हूं, और पाइप का मतलब ये है, हमने इससे पहले भी ये बात की होगी, लेकिन पाइप का मतलब ये है
कि जो पहले तुमने कमांड चलाई है ना, उसका रिजल्ट अपने पास रखो, उसका रिजल्ट अपने पास रखो, और मुझे वो जो रिजल्ट है उसके ऊपर ये वाली कमांड चला के दे दो। यानी कि लाइनें काउंट करके बताओ कितनी लाइनें हैं भाई। इसके नतीजे में आपके पास रिजल्ट आया होगा ना, तो कितनी लाइनें आई हैं वो लाइनें काउंट करो, तो वो बन रही हैं 358। तो इस तरह मैंने ये एज्यूम कर लिया कि मेरे पास सिस्टम में 358 आरपीएम हैं जो इसमें इंस्टॉल्ड हैं, और GUI के केस में 1397 जो है वो इंस्टॉल आ रहे थे। तकरीबन 1000 के करीब करीब का जो है वो डिफरेंस है, जो 1000 से कुछ ज्यादा। तो ये मैं जो आपको बात बता रहा था वो क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि सॉफ्टवेयर की जो सोर्स है लिनक्स में, वो है पहली सोर्स है डीवीडी। यानी कि आपको अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा तो आप डीवीडी में जाएंगे। मुझे MySQL चाहिए, डीवीडी में मिलेगा। मुझे डेटाबेस MariaDB चाहिए, PostgreSQL चाहिए, ठीक है, मुझे पाइथन चाहिए, मुझे जावा चाहिए, मुझे पर्ल चाहिए, मुझे सी लैंग्वेज चाहिए, मुझे जो भी चाहिए, मुझे कहां मिलेगा भाई? मुझे मिलेगा सोर्स डीवीडी के अंदर, क्योंकि 5000 है, 3-4 हजार उसमें जो आरपीएम है मैं उसमें देख लूंगा कि कौन कौन से अवेलेबल है। मैं ऐसे देख सकता हूं ना कि मैं यहां गया, ये मैं पैकेजेस में गया और मैंने यहाँ पे जाके सबको नहीं कुछ किया, बल्कि मैंने यहाँ पे सर्च कराया और ये देखने के लिए कि क्या स्क्विड के नाम का कोई पैकेज मेरे पास है। तो उसने कहा यस, स्क्विड के नाम का है। अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो 3.3 MB के साइज का स्क्विड एक लिनक्स बेस्ड प्रॉक्सी का सॉल्यूशन है, वेब प्रॉक्सी का, और उसकी कोई माइग्रेशन स्क्रिप्ट भी है। मैंने कहा मुझे स्क्विड का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अपाची वेब सर्वर का सॉल्यूशन। उसके पैकेज का नाम होता है HTTP, है जी। उसने कहा HTTP के नाम के तो बहुत सारे हैं, मुझे चाहिए रूबी। अब रूबी अगर मुझे चाहिए तो रूबी तो ठीक है, उसने कहा ये रही रूबी। अब मैं अगर देखना चाहूंगा ये रूबी क्या है, तो ये रूबी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मुझे मिल जाएगी। मुझे चाहिए पर्ल, तो इसमें मिलेगी। मुझे चाहिए पाइथन, तो इसमें मिलेगी। मुझे चाहिए सी, मैंने कहा सी नाम की कोई चीज है? उसने कहा भाई सी नाम की तो GCC, C++ और C 2 दफा C लिखा, बहुत सारी C वाली भी आ गई। तो इस तरह आपके पास जितने भी आपको पैकेजेस चाहिए आप वो यहां से भी सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको कमांड लाइन करना होगा तो उसका भी एक ऑप्शन है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। लेकिन जो मैंने बात बताई आपको वो क्या है कि सबसे पहली सोर्स क्या है आपके पास? डीवीडी। फिर आ जाए दूसरी सोर्स की तरफ, वो क्या है? रेडिट के ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट कहां मिलेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम की रेपोजिटरी। माइक्रोसॉफ्ट की अपडेट कहां पे मिलेगी? Microsoft.com पे मिलेगी ना। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर की दूसरी सोर्स देखनी है तो कहां मिलेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी रेपोजिटरी, ऑपरेटिंग सिस्टम के वेंडर की रेपोजिटरी। रेपोजिटरी कहते हैं सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी को, यहां मिलेगी ओएस की रेपोजिटरी। और ओएस की रेपोजिटरी का मैंने कहा कि उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर आप अपनी मशीन को मैं रजिस्टर करा लूं तो मुझे 25,000 आरपीएम जो है वो और मिल जाएंगे। कितने आरपीएम मिल जाएंगे? 25 के। यहां पे कितने मिल रहे थे? 5 के। तो 25,000 आरपीएम जो मिलेंगे उसमें आरपीएम में कौन से होंगे? हो सकता है कुछ इन्हीं आरपीएम के अपडेट्स हों, इन आरपीएम में जो बग्स थे उनके फिक्सेस हों, इन आरपीएम के अलावा 15,000 नए आरपीएम हो। ठीक है, अभी मैं इससे पूछ रहा हूं, जरा देखिएगा यहां पे। मैंने इससे पूछा, पैकेजेस में गया और कहा तुम्हारे पास NTFS का ड्राइवर है? उसने कहा नहीं है। और मुझे अगर चाहिए तो मैं कहां से लेके आऊंगा? उसने कहा अगर तुम्हें NTFS का ड्राइवर चाहिए तो तुम ऑपरेटिंग सिस्टम की रेपोजिटरी से रेडिट की मशीन को रजिस्टर करा लो, तुम्हारे पास 25,000 आरपीएम आ जाएंगे, उसमें तुम्हें NTFS का ड्राइवर भी मिल जाएगा।
अब जरा एक बात समझिएगा, अब समझिए जरा बात को। मैं ये कहता हूं कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की रेपोजिटरी को के लिए इन 25,000 आरपीएम के लिए मुझे अपनी मशीन को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगी, रजिस्टर कराना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे रेड हैट को से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगी, $1,000 देना पड़ेंगे, $800 देना पड़ेंगे। तो अगर $800 देना पड़ेंगे तो मैं ऐसा करता हूं, गूगल से ही एनडीएफएस का ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेता हूं। ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये आप कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो आप गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हैं उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी हो, उस कोड उसके साथ कोई मेलवेयर कोड हो। लेकिन अगर आप यहां से इंस्टॉल करेंगे, हो सकता है वो जो आपने google.com से कोई चिंगचोंग कंपनी की कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, वो आपके सिस्टम में आके मेल फंक्शनिंग शुरू कर दे। फिर आप बोलेंगे यार विंडोज तो बड़ी तंग करती है यार, बार बार रीस्टार्ट मांगती है, हैंग हो जाती है, जबकि विंडोज कुछ नहीं कर रही। वो तो आपने जो चिंगचोंग कंपनी का ड्राइवर डाल दिया है उसकी वजह से मसला हो रहा है। इसके बाद जो आरपीएम होंगे वो होंगे वेरीफाइड, वो होंगे टेस्टेड, वो होंगे डिजिटली साइंड। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? किसकी होगी? अगर आपकी मशीन रजिस्टर्ड है और आपने कोई थर्ड पार्टी का मॉड्यूल इंस्टॉल कर दिया, थर्ड पार्टी का पैकेज इंस्टॉल कर दिया, और आप सपोर्ट पे टिकट ओपन करेंगे तो रेडिट बोलेगा भाई पहले इस मॉड्यूल को रिमूव करो। वो मशीन को चेक करेगा कि मशीन में सारे डिजिटली साइंड पैकेज हैं, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन तो इंस्टॉल नहीं है, और अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो उसमें कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको ट्रबल शूटिंग के अंदर एक ऑप्शन बताऊंगा। तो 25,000 आरपीएम आपको रजिस्टर होने के बाद मिलेंगे। आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते उस सूरत में फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? तो उसमें आपको ये भी बताया गया है कि अगर आप ये वाला काम नहीं करते, इस वाले ऑप्शन की तरफ नहीं जाते, तो आपके पास फिर क्या ऑप्शन है? यहां पर हम ये बात कह रहे होते हैं कि भाई अगर आपके पास 10 मशीनें हैं, 2 रजिस्टर करा लो, और उन 2 से आपको मैनुअली थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन उन 2 से उन 10 को भी मेंटेन करो, उनको भी अपडेट करो, उनको भी पैच करो। इथिकली ठीक नहीं है, लेकिन हम और कौन से बहुत सारे काम इथिकली ठीक कर रहे हैं भाई। उसके बाद मैंने जंप किए, डायरेक्ट मैं डी पे आया हूं। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की रेपोजिटरी यूज नहीं कर रहा, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम की रेपोजिटरी रेड हैट ने अपनी एक कमर्शियल रेपोजिटरी रखी हुई है, और एक रखी हुई है कम्युनिटी की रेपोजिटरी, जिसका नाम है, जो इसमें हमारे कोर्स में भी है, EPEL। क्या नाम है? EPEL, एक्स्ट्रा पैकेजेस फॉर इंटरप्राइज लिनक्स। उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूं कौन कौन सी हैं, लेकिन EPEL, एक्स्ट्रा पैकेजेस फॉर इंटरप्राइज लिनक्स, ये रेड हैट ही की कम्युनिटी की रेपोजिटरी है। अब ये देखें जरा, और कम्युनिटी की कौन कौन सी रेपोजिटरी हैं आपको यहां से पता चल जाएंगे, यहां से मिल जाएंगे। मैं pkgs.org में गया, अब यहां पे रेड हैट का नाम तो नहीं आता, यहां पर तो आता है CentOS 7 का नाम। तो मैंने CentOS 7 के ऊपर क्लिक किया, तो CentOS 7 के अंदर कौन कौन सी, यानी कि मैं अगर पैकेजेस pkgs.org में कोई चीज सर्च करूंगा तो वो कहां कहां जाएगा ढूंढने के लिए, वो सारी रेपोजिटरी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखे आ रहे सारे नाम। इसमें आप देखो, इसमें आपको बहुत सारी रेपोजिटरीज हैं, और ये सारी रेपोजिटरीज में कितने कितने आरपीएम पड़े हैं वो भी बता रहा है। और उसके साथ साथ एक और चीज जो आपको यहाँ नजर आ रही है वो क्या है, इसके अंदर EPEL के नाम से भी रेपोजिटरी ये पड़ी हुई है। कितने पैकेजेस हैं उसमें? 13,479। एक ऐसी रेपोजिटरी भी है कि जिसके अंदर जो है वो 13,000 है, एक ऐसी भी है जिसके अंदर जो है वो ये CentOS की है सारी, और
एक ऐसी भी है जिसका नाम है एटॉमिक, उसमें 813 है। एक ऐसी भी है जिसका नाम है EPEL, उसमें इतने। एक ऐसी भी है जिसका नाम है IUS कम्युनिटी पैकेजेस, उसमें 670 हैं। और इस तरह मुख्तलिफ जो हैं वो आपके सामने। एक रैमी के नाम से रेपोजिटरी भी होगी, RPM फोर्ज के नाम से रेपोजिटरी है, 245 हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारी रेपोजिटरीज हैं जो कि इसमें मौजूद हैं। उसमें कितने कितने RPM हैं वो सारे उसने नाम बता दिया, वो ये सब RPM है। ठीक है, तो आप इन रेपोजिटरीज को, मैं अगर ये चाहूं कि मेरे पास ये EL रेपो जिसमें 135 RPM हैं, वो मेरे लिनक्स के अंदर जब मैं यम करूं तो मुझे वहां नजर आ जाएं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रेपोजिटरी को वहां पे अपने सिस्टम में डाल लूंगा। कैसे डालूंगा, ये मैं आपको थर्ड पार्टी रेपोजिटरी में EPEL या EL रेपो या RPM फोर्स, ऐसी कोई एक दो रेपोजिटरी जो है वो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो उससे फिर आप इनमें से कोई भी जो है वो वहां पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये भी ऑथेंटिक वेरीफाई होती है रेडिट? नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने कहा यार ये रेडिट से वेरीफाइड है, तो मैं इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं वो क्या है जरा समझिएगा। एक होता है आप जाते हैं इम्तियाज सुपर स्टोर में और वहां से नेशनल का 1 kg का अचार लेके आते हैं। अचार लेके आया और आपने बेगम को दे दो, नेशनल का अचार कितने का मिलता है? कभी लिया नहीं? शादी वादी नहीं तुम्हारी? जितने का भी आए। एक होता है जो आप डायरेक्ट जाते हो नेशनल फूड्स और वहां से वो आपको सादी थैली में देते हैं, वो मिलता है आपको 80 रुपए का। और जो पैकिंग में वहां मिलता है वो आपको मिलता है 150 रुपए का। वो भी वही होता है, वो भी वही होता है। लेकिन जब आप वो लेके आते हो तो हम क्या करते हो, कहां से उठा कर लिया, फिर क्या क्या करती हो आप लोगों को जो है उनको पता होगा भाई। समझ में नहीं बात? आप किसी सॉफ्टवेयर को यहां से, समझिएगा मेरी बात को, यहां से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे या रेडिट की रेपोजिटरी से डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, हो सकता है वो दोनों सेम वर्जन हो, एक ही जैसे हो, लेकिन एक चीज का डिफरेंस होगा और वो ये होगा कि जब सिस्टम के अंदर पैकेजेस की वेरिफिकेशन का टूल चलाएंगे तो बोलेगा भाई ये 4 पैकेजेस जो है ना अननोन सोर्स से आए हुए हैं। ये कौन ऐसी लिंक्स बताएगा? कुछ कमांड होती है, मैंने कहा ना आपको, जब मैं ट्रबल शूटिंग में जाऊंगा तो पैकेजेस की वेरिफिकेशन बताऊंगा तो वो बताएगा ये अननोन सोर्स से आए हुए हैं। जब अननोन सोर्स से आए हुए हैं तो इसका मतलब है बात क्लियर हुई या नहीं? बस और कुछ नहीं होगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि मेरे एक स्टूडेंट ने, जो कि सेंट्रल बैंक में होता है पाकिस्तान के, उसने मुझे कहा कि सर मुझे एक पॉकेट ड्राइव लगाना पड़ती है लिनक्स के सर्वर पे और डाटा कॉपी करना पड़ता है उस पॉकेट ड्राइव में। तो ये जो पॉकेट ड्राइव है ये लगती नहीं है। तो मैंने कहा क्यों नहीं लगती भाई? कह रहा ये असल में NTFS है ना, इसलिए नहीं लगती। ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि NTFS रहे और विंडोज में लगाऊं तो विंडोज में मेरा डेटा भी आ जाए और लिनक्स में लगाऊं तो लिनक्स का भी डेटा आ जाए। कब हो सकता है? जब NTFS को लिनक्स रीड करना शुरू कर दे पॉकेट ड्राइव को। तो मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है, मुझे क्या पता था कि इसके साथ ये मसला होगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। मैंने उसको एक पैकेज दिया, मैंने कहा ये पैकेज लिनक्स की मशीन पे इंस्टॉल कर दो और फिर जब USB लगाओगे पोर्टेबल तो लगना शुरू हो जाएगी और चलना शुरू हो जाएगी। उसने कहा हाँ अगर ऐसा हो जाएगा तो मुझे आसानी हो जाएगी। मेरी ये पॉकेट ड्राइव, इसमें मैं अपना डेटा भी रख लूंगा और ऑफिस का भी डेटा इसके ऊपर आ जाएगा। एक पॉकेट ड्राइव विंडोज और लिनक्स दोनों में काम आ जाएगी। अब मैंने उसको गूगल करके पैकेज डाउनलोड किया और उसको दे दिया और वो लेके चलता बना। कहाँ है पैकेज? वो मेरा डाउनलोडेड पैकेज कहाँ पर है? मैं यहाँ पे आया जस्ट आपको दिखाने के लिए, वैसे नहीं भी दिखाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने यहाँ पे आके लिखा NTFS। आ गया भाई पैकेज, ये आ गया। कब का डाउनलोड हुआ भाई?
कब का डाउनलोड हुआ है? मार्च समझ लें, मार्च। और फिर मैंने दोबारा भी डाउनलोड किया होगा, ये मार्च का डाउनलोड हुआ है, ठीक है। वो पुराना वाला ही है, मार्च का डाउनलोड हुआ है फर्स्ट करके। अब मैंने उसको दे दिया, कुछ भी नहीं हुआ। जब उसका इंटरनल ऑडिट आया, उसने सिस्टम को के ऊपर एक स्क्रिप्ट चलाई, उस स्क्रिप्ट ने बता दिया ये है जो अदर देन रेड हैट है जो इसने इंस्टॉल किया है। बाकी सबके बारे में नहीं बताया, इसके बारे में बता दिया। जबकि इसमें भी आरपीएम लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है इंटरप्राइज लिनक्स 7 के लिए जो रेड हैट की रेपोजिटरी से आएगा उसमें भी ये लिखा हुआ होगा। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस क्या होगा? वो डिफरेंस ये होगा कि जब मैं, जरा देखिएगा मेरी कमांड, कि जब मैं उससे ये कहूंगा RPM -QI, मिसाल दे रहा हूं आपको, RPM -QI पर्ल इंटर, तो वो मुझे बताएगा, या कोई भी RPM -QI पाइथन, तो वो मुझे, अरे इतना लंबा लंबा आ रहा है यार, RPM -QI चलेंगे पाइथन ही दिखाता हूं। वो मुझे क्या बताएगा? इंफॉर्मेशन देखें, यहां से आना शुरू होंगी। पैकेज का नाम क्या है? यहां से देखें आप, क्या बताएगा? पैकेज का नाम क्या है? पैकेज का नाम है पाइथन, सही है, पैकेज का नाम है पाइथन। और उसके बाद ये पैकेजर कौन है? पैकेजर जिसने ये पैकेज बना के डाला है, वेंडर कौन है? बोला ये रेड हैट है। पैकेजर मतलब जिसने ये पैकेज बनाया है वो कौन है? उसकी जगह लिखा हुआ है रेड हैट। अब वो जो स्क्रिप्ट होता है वो ये देखता है कि लिनक्स में कितने पैकेजेस हैं जो रेड हैट के हैं, और अदर देन रेड हैट कौन से हैं वो निकाल के दे दो, तो वो पूरी पैकेज की डेटाबेस में जाता है और वहां से अदर देन रेड हैट जो पैकेजेस इंस्टॉल होंगे वो निकाल के ले आएगा। फिर वो उससे पूछा उन्होंने कि भाई ये पैकेज किसने इंस्टॉल किया है, कौन सा पैकेज है ये, किसने किया इंस्टॉल? उसको हाथ में एक पेपर दे दिया कि ये पेपर है, अब इसके बारे में बताएं भाई ये किसने इंस्टॉल किया और क्या क्यों किया। बिजनेस एप्लीकेशन चल रही है, इसमें अगर कोई मसला हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? बात क्लियर हुई? लेकिन सर जो बंदा वायरस अगर पोर्ट कर रहा होगा वो ये इन्फॉर्मेशन लिख सकता है रेड हैट इसकी जगह पर? हाँ, कोई बंदा अगर वायरस लिख रहा है वो इस इन्फॉर्मेशन में लिख दे कि भाई रेड हैट की तरफ से पैकेज आया। हाँ बिल्कुल लिख सकता है, लेकिन जो चीज नहीं कर सकता वो क्या है? हर उसका एक सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर, उसकी एक की होती है, उसकी एक आईडी होती है, ये मैच नहीं करेगी। जितने भी आप आरपीएम देखोगे जो रेड हैट की अपनी उससे इंस्टॉल हुए हैं, उन सबका एक की होगा, उनका एक सिग्नेचर होगा जो कि उस पर लगा हुआ होगा, उसके अलावा कोई और उसके ऊपर नहीं लगेगा। मैंने कहा RPM -Q GPG की, शायद वो खैर वो मुझे कमांड अभी याद नहीं आ रही, पता नहीं क्या है। खैर तो बताने का मकसद ये है कि वो आपके पास वो आ जाएगी, आप उसको देख सकते हो कि भाई ये की जो है वो इसकी कौन सी है। अगर किसी और की साइन हुई हुई है इसका मतलब है कि कोई चेंज है। बाकी जो रेडिट के अपने प्रोग्राम होंगे उन सबकी अपनी एक की होगी। खैर रेडिट से कर सकते हैं, रेडिट की साइट पर जाके। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर, एक और चीज़ की ये आपने बताया था एज अल्टरनेट कि अगर ओएस रिपोजिटरी पर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो आप इस ऑप्शन पे चले जाए, बट स्टिल इट कंटेन्स सम रिस्क के हो सकता है कि उसमें उसके साथ बिल्कुल बिल्कुल। एक और तीसरी चीज जो इसके बीच में थी, सी के बारे में लिखा है एप्लीकेशन की रेपोजिटरी, एप्लीकेशन की रेपोजिटरी। अब एक चीज है जरा गौर कीजिएगा, एप्लीकेशन की रेपोजिटरी से क्या मुराद है? एप्लीकेशन की रेपोजिटरी से मुराद ये है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको एप्लीकेशन की रेपोजिटरी वाली। रेडिट के ऊपर
आप रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर, जो माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है, वो आप रेड हैट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो कमर्शियल है, माइक्रोसॉफ्ट का फ्री नहीं है। तो मैं अगर सॉफ्टवेयर कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट का एमएस एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट का .NET, जो अब माइक्रोसॉफ्ट ने फॉर लिनक्स भी दे दिया, तो मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट का एमएस एसक्यूएल रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स पे इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो मैं कहां से करूंगा? मुझे कहां से मिलेगा? क्या वो मुझे डीवीडी में मिलेगा? नो। क्या वो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की रेपोजिटरी में मिलेगा? नो। क्या वो मुझे किसी थर्ड पार्टी रेपोजिटरी में मिलेगा? नो। वो मुझे थर्ड पार्टी पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कोई फ्री सॉफ्टवेयर थोड़ी है, कहीं भी रखा हुआ होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। वो तो मुझे मिलेगा एप्लीकेशन की अपनी रेपोजिटरी पे, microsoft.com/downloads/ कहां से मिलेगा? ये देखें, ऐसे ही गया मैं और मैंने वहां जाके गूगल किया, गूगल से पूछा क्या, ये देखें, गूगल मुझे एमएस माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर जो है फॉर लिनक्स क्या करना है? डाउनलोड करना है। तो तुम मुझे उसका 2017 वाला, और भी कोई आया है, मैंने कहा उसका मुझे लिंक दे दो। आ गया भाई, microsoft.com पे चला गया, तो अब वो मुझे मुख्तलिफ जो है ना वो लिंक दे रहा है, और लिंक में क्या चीज होगी वो अभी आप देख लीजिएगा। लिंक में उसने रेपोजिटरी दे रखी होगी, एक लिंक दे रखा होगा, इसको कैसे हटाऊं? चलो कोई बात नहीं, मैंने इसको नीचे कर लिया। न्यूज ही न्यूज दे रहा है। डाउनलोड का ऑप्शन कहीं पे आ रहा है? मैंने कहा दूसरे वाले में जाओ, ये वाला लिंक मैंने यूज किया था। अब मैं यहाँ चला गया, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आया, उसने कहा RHEL के लिए चाहिए, या उसके लिए चाहिए, सूसे के लिए, या युबंटू के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए? मैं स्क्रॉल करता हुआ थोड़ा सा नीचे आ गया, उसने रेडिट के सपोर्टेड वर्जन बता दिए, कौन कौन से सपोर्टेड वर्जन है, और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आया, ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट बता दी। फिर और थोड़ा सा नीचे आया तो उसने कहा कि भाई कॉन्फ़िगर रेपोजिटरी फॉर एसक्यूएल सर्वर ऑन लिनक्स, इसके ऊपर गया और यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे सामने रेपोजिटरी कैसी आएगी? रेपोजिटरी क्या है? सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। उसने कहा भाई ये सारी हैं, थोड़ा सा नीचे आओ और जनाब ये वाला काम कर लो। क्या काम कर लो? ये वाला काम कर लो। URL बता दिए उसने, URL बता दिए कि ये कहां से मिलेगा। ये मिलेगा http://packages.microsoft.com MySQL 2019 2017 2019 2017 बोला यहाँ पे मिलेगा। ये कैसे होगा ये मैं आपको करके दिखा दूंगा, लेकिन ये जो बात है इसको, इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको यही एक्सरसाइज जो है वो करा दूंगा। एक और चीज, एक और एग्जाम्पल दे दूं ऐसी कि मुझे रेड हैट की मशीन पे कोई ऐसा टूल इंस्टॉल करना है कि जो एक्जी है, माइक्रोसॉफ्ट पे चलने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट ने उसका ऑल्टरनेट लिनक्स का नहीं बनाया। कोई ऐसा टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, किसी भी कंपनी का है, लेकिन एक्जी है, और आप चाहते हैं कि वो लिनक्स पे चले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो टूल कौन सा? पहली बात तो ये हमारे पास, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स में लिखा हुआ है, हमारे पास दो टूल्स हैं। एक का नाम है वाइन और उसी का कमर्शियल वर्जन है। ये फ्री वर्जन है और ये कमर्शियल वर्जन है। क्रॉसओवर, मिसाल के तौर पे मेरा एक क्लाइंट है जो मुझे कहता है कि हमारा सारा जो एनवायरनमेंट है, हम चाहते हैं कि विंडोज का एनवायरनमेंट वो लिनक्स पे चला जाए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, विंडोज का एनवायरनमेंट लिनक्स पे चला जाएगा, कोई मसला नहीं है, हम कर देंगे। अब हमने उनको एक लिनक्स की मशीन तैयार करके, समझिएगा ना मेरी बात को, रेडी करके दे दी और उनके अकाउंट्स में रख दिया। कहां रख दिया? उनके अकाउंट्स में रख दिया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। वो जो भी सॉफ्टवेयर आप लोग यहाँ चलाते हो, वही सारी चीजें आप इसके ऊपर भी चला के देखो, क्या इसके ऊपर सब कुछ सही चल रहा है?
उन्होंने कहा हर चीज सही चल रही है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें, उसका नाम है पीच ट्री। क्या नाम है? पीच ट्री। अब मैंने कहा अच्छा, मैंने फटाफट गूगल किया, बोला पीच ट्री तुम लिनक्स के लिए हो? उसने कहा मैं तो नहीं हूं, मैं तो विंडोज पे इंस्टॉल होता हूं। तो अब अगर मुझे उनको वो सॉफ्टवेयर देना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा भाई? मैंने कहा सर आपके अकाउंट्स में कितने लोग यूज करते हैं? बोला हमारे अकाउंट में 12 लोग हैं, 12 के 12 यूज करते हैं, पीच ट्री लोग सब यूज करते हैं। अगर उनके अकाउंट में 12 लोग होते हैं और वो कहते हैं 2 यूज करते हैं, तो मैं कहता भाई 10 के लिए तो ओके है ना, 2 के लिए आप अभी विंडोज ही चलाएं। लेकिन उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे 12 के 12 यूज करते हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा, अगर 12 के 12 यूज करते हैं तो मैंने पहले लिनक्स के ऊपर वाइन इंस्टॉल किया और उसके ऊपर पीच ट्री डाल दिया। बोला चलो भाई अब चलाओ। तो इसका काम क्या है? ये एक एमुलेटर है। इसका काम क्या है कि लिनक्स की मशीन में विंडोज जैसा एनवायरनमेंट बना देना ताकि उसके ऊपर विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन चल सके। और अगर आपको उसी का कमर्शियल वर्जन चाहिए तो कमर्शियल वर्जन के लिए आप $50 खर्च कर दें और क्रॉस ओवर का सॉल्यूशन ले लें। वो भी वाइनी का काम करता है, लेकिन GUI बेहतरीन है। नेक्स्ट 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 किया और आपका सारा काम हो गया। आप ये भी कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टी, अब ये एप्लीकेशन की रेपोजिटरी क्या है कि मुझे वाइन चाहिए, तो वाइन चाहिए तो मैं जाऊंगा और वाइन की रेपोजिटरी अपने सिस्टम में डाल लूंगा। अब आपका सवाल ये होगा कि मुझे चाहिए क्या? जरा यहां देखिएगा, पैकेजेस के अंदर मैंने लिख दिया WINE, वाइन चाहिए मुझे। वाइन के नाम से एक टूल चाहिए। कौन सी लिनक्स के लिए चाहिए? कौन सी लिनक्स के लिए चाहिए? जिसके लिए भी चाहिए वाइन का ये प्रोग्राम मेरे पास यहाँ पे आ रहा है और लिखा हुआ क्या है? ये विंडोज का एमुलेटर है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एमुलेटर, RPM है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, लेकिन क्लिक करते हुए मैंने सोचा, जरा समझिए मेरी बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने सोचा यार ये वाइन का तो पैकेज है, एक तो नहीं है, ये बहुत सारे हैं वाइन के। ऐसा नहीं हो कि मैं इस एक को डाउनलोड करके जब इंस्टॉल करने जाऊं RPM से तो मुझे बोले मुझे तो वाइन का डेवलपमेंट भी चाहिए, मुझे वाइन का 9 भी चाहिए, वाइन का पाइन भी चाहिए, वाइन का चाइन भी चाहिए। मैं तो परेशान हो जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे क्लिक किया मैंने और क्लिक करके मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आया। क्या देख रहा हूँ? ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड्स, ये वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, डाउनलोड करना चाहूँ तो डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा यार इसकी कोई रेपोजिटरी नहीं है, ये कहाँ से आ रहा है? कोई रेपोजिटरी ऐड करने का सिस्टम नहीं है। ये सारे उसके पैकेजेस बता रहे हैं कहाँ कहाँ पे। DLL भी होती है उसमें बहुत सारी। माइक्रोसॉफ्ट का एनवायरनमेंट बनाते हैं तो कोई बहुत सारी DLL आपको विंडोज में मिलेंगी। तो मैं ये देखूंगा कि ये वाइन कौन सी रेपोजिटरी में मुझे मिल रहा है और उस रेपोजिटरी को यहां जाके वाइन फॉर RHEL 7 इसकी मुझे मिल जाएगी रेपोजिटरी। डाउनलोड वाइन फॉर RHEL 7 बोलेगा तुम्हें चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। बोले यहाँ से रेडिट का अपना जो डॉक्यूमेंट है वो देख लो, वो अच्छा बताएगा कहाँ से मिलेगा। रेडिट का अपना सॉल्यूशन मेरे सामने आ जाएगा और वो बताएगा अगर वाइन इंस्टॉल करना है तो क्या करो भाई, कहाँ से लो। कहीं नहीं आ रहा? कहाँ है भाई? सर पहले लिंक पे यहाँ पे क्लिक कर दूं? ये वाले कहाँ है लिंक? ये हाँ, हियर इज गाइड। क्लिक कर दिया, अभी आ जाएगा। देखो कैसा आता है। ये वाइन आ गया भाई, उसकी अपनी ओरिजिनल साइट पे चला गया और कह रहा है सेंटोस के लिए करना है, किसके लिए करना है, कहाँ मिलेगा भाई? कहाँ से मिलेगा? EPEL की 7 की वहां से आपको मिल जाएगा। EPEL 7 की रेपोजिटरी से आपको मिल जाएगा। और आपको उसके अलावा देखो कौन सी रेपोजिटरी इंस्टॉल करने की बात कर रहा है वो? EPEL की रेपोजिटरी इंस्टॉल करने की बात कर रहा है। और फिर जब वो कह रहा है जब हो जाए तो फिर वाइन इंस्टॉल कर लेना।
वाइन इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप रेडिट से रजिस्टर करा लो तो रेडिट के अंदर ऑप्शनल या एक्स्ट्रा आरपीएम्स हैं, वहां से आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको रेडिट की मशीन को रजिस्टर कराना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी सही है, तरीका पता चल गया कि रेडिट की मशीन अगर रजिस्टर हो गई तो फिर मुझे वहां से मिल जाएगा। मैंने कहा बस काफ़ी है। तो ये मेरे पास ऑप्शन है, अगर मैं चाहूं तो कर सकता हूं। फिर एक दूसरी बात और, अगर मुझे वाइन नहीं चाहिए, क्रॉस ओवर चाहिए, तो क्रॉस ओवर के लिए मैं कहां जाऊंगा? क्रॉस ओवर लिनक्स लिखा मैंने, वो मुझे क्रॉस ओवर की साइट पे पहुंचा देगा। उसका नाम है जनाब कोड वीवर, और मैंने उस पर क्लिक किया तो उसका काम क्या है वो अभी आपके सामने आ जाएगा कि भाई ये कमांड क्या काम करती है, ये काम क्या करती है। लेकिन ये जाहिर है, मैंने आपको बताया कि ये भी वही काम करता है, लेकिन CrossOver Linux is the easiest way to run Microsoft Windows software on your Linux PC without buying a Windows license। अब वो तो एक अलग चीज है कि अब लाइसेंस बाय करें या नहीं करें, ठीक है। CrossOver Linux make it easy to launch Windows program natively from Linux। सही है, वो सारे ऑप्शन बता रहा है, लाइक MS ऑफिस, गेम्स और ये वो XYZ, वो आपको बता रहा है। मैं ये मेरा वर्जन 19 है, आप उसको ट्रायल डाउनलोड करके ये काम करके चेक कर सकते हो। अगर आपका सॉफ्टवेयर चल जाए तो फिर आप उसको बाय कर लो। खैर, ये तो मैंने आपको एक जो मेरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर चीजें लिखी हुई थी, मैंने उसका आपको जो है वो सारा जो है वो डिटेल बताई है। व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखी हुई चीजों को अगर किसी भी उसमें अगर किसी भी किस्म का कोई और कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ लें। क्या चीज करने आया था, मैंने इस वाले ऑप्शन को भी आपको बता दिया कि इस काम को आपने कैसे करना है। इसके अंदर अगर कोई चीज और है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लिनक्स ड्राइवर की इंस्टॉलेशन एंड मैनेजमेंट, वो मैं ये जब करवा दूंगा तो उसके बाद फिर मैं आपको वो बता दूंगा कि इस काम को आपने कैसे करना है। और कोई बात अगर पूछने वाली है तो आप कर लें। हाँ, तस्वीर ले लो, वो तस्वीर ले लो। हाँ, फैसल साहब कहते हैं जब नहीं आया करें तो तस्वीर ले लें, ले लो भाई तस्वीर। मेरी भी ले लेना है क्या यार? मेरी ले लो, मसला ही हल हो जाएगा। ये मैंने जनाब राइट माउस क्लिक की है और इसको मैं स्टॉप कर